Hello everyone, this is Rekha Singh. Welcome you all on KR Studies Hub. गाइस 66th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन में आज का ये वीडियो है। आपका बहुत दिन से रिक्वेस्ट था दैट हम हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के एंड साइंस एंड टेक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। आज पॉलिटी के क्वेश्चंस कुछ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप आप इन्हें कवर कर लोगे। फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम है वो जून 2021 को होगा, जो जून 2021 में होगा, राइट। मेंस जो है आपका, और रिजल्ट आपका आने ही वाला है मार्च में ही। अब कभी भी अनाउंस हो सकता है, राइट। तो अपनी प्रिपरेशन अब थोड़ा अच्छे से करिए और बहुत ध्यान से प्रिपरेशन करिए। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम पढ़ के भी आपका हो जाएगा मेंस क्लियर, राइट। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ गाइज, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज हेल्थ इश्यूज कुछ थे जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी वीडियोस आपके लिए। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, राइट। पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेहद इम्पोर्टेंट हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें कवर जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, संवैधानिक नैतिकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइक टॉपिक है और न्यूली इमर्ज्ड कॉन्सेप्ट है पॉलिटी में। तो बीपीएससी की आदत रही है इस तरह के क्वेश्चंस पूछने की, जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर से। तो ये एक नया टर्म है, वेग कॉन्सेप्ट है, ये स्पष्ट अभी तक इसके बारे में ज्यादा इंटरप्रिटेशंस नहीं हमें मिले हैं, बट ये लेटेस्ट है और इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, फ्रॉम वेयर इट इवॉल्व, कहाँ से ये इवॉल्व हुआ है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होल्ड करता है ये, ऑन व्हाट ग्राउंड्स हैज द डॉक्ट्रिन बीन क्रिटिसाइज्ड इन इंडिया। इंडिया में इसका क्रिटिसिज्म किन ग्राउंड्स पे हो रहा है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिएगा, इस बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके बारे में आप सब अच्छे से जानते होंगे। 1973 में केशवानंद भारती जी का जो केस था उसमें ये सामने आया था। फाइन, क्लियर इंटरप्रिटेशंस हमें मिलते हैं उसके बारे में, बट एज सो फार ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस नहीं आया जिससे क्लियर इंटरप्रिटेशंस हमें मिले कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, ठीक है। देखिए, आपको सबको पता है दैट बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को नलीफाई करने के लिए, अगर वो फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। दैट इज क्लियर। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो इस्तेमाल है वो हमारी जुडिशरी, ये एक, जैसा कि मैंने कहा, न्यूली इमर्ज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। न्यूली इमर्ज आपका कॉन्सेप्ट है ये। तो इसको जुडिशरी एज एन ऑल्टरनेटिव यूज कर रही है टू नलीफाई द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशंस। जो आपके साधारण जो लेजिस्लेशंस हैं उनको भी नलीफाई करने के लिए जुडिशरी इसका इस्तेमाल कर रही है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की है जुडिशरी ने, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने। तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को पब्लिक मोरालिटी के ऊपर रखा है। फाइन। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2018 में, जिसमें पार्शली स्ट्रक डाउन किया गया था आपका जो सेक्शन 377 है, ठीक है। सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को पार्शली स्ट्रक डाउन किया गया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके अलावा जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस था, जिसमें आपका सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी को स्ट्रक डाउन किया था, जो अडल्ट्री से रिलेटेड था, ठीक है। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की थी। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, सबरीमाला का केस हो गया। ये कुछ केसेस थे, लैंडमार्क जजमेंट थे, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात हुई थी। फाइन। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको तैयार खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिएगा, मैं
इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर जिसमें मैं इस टॉपिक को कवर कर दूंगी आपके लिए। फाइन। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है रेजिंग द मैरिजेबल एज फॉर विमेन। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अश्योरेंस दिया है जो गर्ल्स हैं कंट्री की उनको, दैट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है जो मैरिजेबल एज है विमेन के लिए उसको बढ़ाने के लिए कमिटी फॉर्म की गई है, ठीक है, रिकमेंडेशंस देने के लिए जो मैरिजेबल एज है विमेन की उसको रेज करने के लिए। विद दिस डिसीजन कैरीज द इनॉर्मस इकोनॉमिक एंड सोशल गेन्स फॉर इंडिया। ये जो डिसीजन है लड़कियों का जो एज बढ़ाने वाला, शादी का जो एज है मैरिजेबल जो एज है 18 है, उसको 18 से 21 करने का बात हो रहा है। तो ये जो डिसीजन है क्या इससे इकोनॉमिक और सोशल गेन्स इंडिया को मिलेंगे? फाइन। तो आपको ये चीज यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो आप बता सकते हो दैट विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो सिर्फ 25% है भारत में, वेयर एज द ग्लोबल एवरेज की अगर हम बात करें तो 60% है। महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो ग्लोबली एवरेज 60% है, भारत में सिर्फ 25% है, राइट। तो अगर हम वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं तो वी कैन नॉट अफोर्ड द वुमेन टू बी आउट ऑफ सर्विस। हम अपनी जो विमेन है, जो लेडी है, गर्ल्स है, उनको आउट ऑफ सर्विस नहीं रख सकते, ठीक है। और आप ये भी डिस्कस कर सकते हो कि अर्ली मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रैक्टिस है, स्टिल एग्जिस्ट क्यों कर रही है इंडिया में, ठीक है। और एज ऑफ मैरिज को न्यूट्रिशन से लिंक करके भी आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं अर्ली मैरिज के। मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट हो गया, शंटेड चाइल्ड ग्रोथ हो गया, बहुत सारे विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं इंडिया में। तो वो सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आप बिहार का जो टॉपिक है वो भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि बिहार में भी अर्ली जो विमेन का मैरिज है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हालात कुछ सुधरे हैं, पर पहले यूपी और बिहार में ऐसा ही होता था कि लड़कियों को जल्दी शादी कर दी जाती थी। तो उसके रिगार्डिंग में भी आप अपने आंसर में सारी चीजें डाल सकते हो। फाइन। उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज द, अभी रिसेंटली वेंकैया नायडू जी ने स्टेटमेंट दिया था दैट, मार्च की ही बात है, राइट, इनऑर्डिनेट डिले, कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसेसेस एंड द इनएसेसिबिलिटी आर इम्पेडिंग द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ जस्टिस टू द कॉमन मैन। इस पे आप कमेंट कीजिए। फाइन। तो जैसा कि नेशनल जुडिशियल ग्रिड के अकॉर्डिंग 93 करोड़ केसेस भारत के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, 49 लाख केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, ठीक है। और लगभग 55,000 केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया गया है। और लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी 2009 में जिसने ये बताया था दैट अगर इस जजेस की जो स्ट्रेंथ है भारत में वो उतनी ही रही तो लगभग 450 साल लगेंगे ये सारे केसेस को क्लियर करने में, ठीक है। और लोअर कोर्ट जो है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में पर्टिकुलरली स्ट्रगल कर रहे हैं अपने केसेस को डिस्पोज करने में। तो इन all 3 states nearly 50% of the cases in the lower courts have been pending for more than 3 years, राइट। इन तीनों स्टेट्स में लगभग 50% जो केसेस हैं लोअर कोर्ट्स में वो 3 साल से ज्यादा पेंडिंग रहते हैं। ओवरऑल जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हैव मच हायर पेंडेंसी रेट्स, वहां पे पेंडेंसी रेट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न स्टेट्स। पंजाब हरियाणा में पेंडेंसी रेट्स कम पाई जाएगी, वहीं उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल में ज्यादा है। तो इसके कारण भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जो भी इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जुडिशरी से रिलेटेड, लेजिस्लेशन से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड, तो वहां से क्वेश्चन पिक करता है बीपीएससी, राइट। उसके अलावा आप रीजंस भी बता सकते हो दैट पेंडेंसी
ऑफ केसेस के क्या रीजंस हैं, भारत में जो केसेस हैं वो क्यों पेंडेंसी उनका रेट हाई है। तो आप बता सकते हो शॉर्टेज ऑफ जजेस की कमी है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ जजेस का बता सकते हो, फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट होते रहते हैं, लो बजटरी एलोकेशन है जुडिशरी के लिए जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट केसेस का बर्डन है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट केसेस को पहले सॉल्व करना पड़ता है, तो इस तरह का है, गवर्नमेंट केसेस का बहुत ज्यादा बर्डन रहता है हमारी कोर्ट्स पे। इनएफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन है, अगर पुलिस अपने लेवल पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लेगी तो ज्यादा केसेस कोर्ट्स के पास नहीं जाएंगे, तो इनएफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन है जिससे बर्डन हो जाता है केसेस का। उसके अलावा इम्पैक्ट क्या है, जुडिशियल पेंडेंसी के इम्पैक्ट्स क्या क्या है, तो इससे सबसे पहला तो इम्पैक्ट यही है कि टाइमली जस्टिस नहीं मिल पा रहा है लोगों को, इससे ह्यूमन राइट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, आप मेजर्स भी लिख सकते हैं, तो आप बता सकते हैं ई कोर्ट्स का गठन हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, आईटी का। उसके अलावा टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं केसेस को डिस्पोज करने के लिए, कंक्लूजन में आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। मेजर्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को बनाया जा सकता है, वैकेंसीज को ऑन टाइम पे फुलफिल किया जा सकता है, तो इस तरह की चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको हिंट दे रही हूँ गाइस कि आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, कैसे आंसर को कंप्लीट करना है, कोशिश कीजिए लिखने की, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। फाइन, कितना भी अच्छा कंटेंट आपको कहीं से भी मिल जाए, रटने से पढ़ने से वो बात नहीं बनेगी, मेंस में आपको लिखना ही पड़ेगा, तो लिखने का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन है दैट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैलेंज दैट बिहार हैड टू फेस ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 महामारी के समय में सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो बिहार ने जो फेस किया वो ये था कि असेंबली इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। लगभग 14 करोड़ का पॉपुलेशन अब बिहार का हो चुका है, तो 14 करोड़ की पॉपुलेशन में असेंबली इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करना इन अक्टूबर नवंबर 2020, तो दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट चैलेंज। तो एडमिनिस्ट्रेशन का और इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे आप रोल डिस्कस करिए ऑफ इंडिया टू ओवरकम दिस चैलेंज, इस चैलेंज को कैसे बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैसे ओवरकम किया। तो ठीक है, पॉइंट्स में स्ट्रक्चर्ड मैनर्स में बुलेट पॉइंट्स डालिए, हेडिंग्स डालिए, सब हेडिंग्स डालिए, फ्लो चार्ट्स डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, और अच्छे से अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखने का कोशिश कीजिए। तो दीज आर 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस ये हैं। उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिकल कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एथिकल कोड का होना क्या जरूरी है, क्या वो इस चीज को मान रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले लास्ट ईयर देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किस तरह से गलत इस्तेमाल किया अपने पावर्स का, तो उसके ऊपर भी आप एक आंसर तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 को आपने अच्छे से तैयार कर लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया को यहाँ पे आपको जज करना है। इंडिया की रैंक 116 आई थी, ठीक है, 160th पोजीशन था इंडिया का 2020 में, विच इज वेरी पुअर। तो आपको इसको भी देखना है गाइस, इसको आप एक बार कवर कर लीजिएगा, क्या कारण रहे इंडिया के पुअर परफॉर्मेंस के पीछे, क्वेश्चन यहाँ नहीं तो इकोनॉमी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो डू कवर दैट टॉपिक, राइट। उसके अलावा जो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018 अभी पब्लिश हुई थी हमारी 2020 में। परफॉर्मेंस ऑफ बिहार इन दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में बिहार की परफॉर्मेंस, मेथड अडॉप्टेड बाय द स्टेट टू लोअरिंग द क्राइम रेट, क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा क्राइम रेट को कम करने के लिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया था दैट यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है, उसके अलावा दिल्ली एंड बिहार, ये 5 स्टेट मिलके
51% ऑफ ऑल क्राइम्स को अकाउंट करते हैं। ठीक है, पूरे भारत में 51% जो क्राइम्स हो रहे हैं वो ये 5 राज्य मिलके कर रहे हैं। तो इसका क्या प्रमुख कारण, तो जैसे कि आप बिहार का पीसीएस एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें गाइस आपको खुद से देखनी होंगी, न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ने होंगे। न्यूज़पेपर में जहां जहां जिक्र हो रहा है स्टेट ऑफ बिहार का, उससे रिलेटेड कोई न्यूज है, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत लोकल न्यूज पे आपको फोकस नहीं करना है, बट नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज है उनको आपको ध्यान से देखने हैं। ठीक है, सो ये आपको कवर कर लेना है कि उसकी पुअर परफॉर्मेंस का क्या कारण है, राइट। क्या मेथड्स अडॉप्ट किए हैं स्टेट ऑफ बिहार ने फॉर लोअरिंग द क्राइम रेट। उसके अलावा एक ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्रोटेस्ट। अक्टूबर 2020 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ को अपहेल्ड कर दिया था कि शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता है, राइट। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट को अपहेल्ड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में, और क्लियर किया था दैट ये जो रूलिंग थी, एक पिटीशन फाइल की गई थी, उसके बाद ये आया था, ये जो रूलिंग थी, ये जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो इसमें हाईलाइट किया गया था कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, स्पेशली जो सीएए का प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, 2019 में 20 में जो हुआ था, शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था, तो उसमें बताया गया था कि रोड ब्लॉक हो रहे हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर उसके बाद कोरोना भी आ गया था, तो स्प्रेड ऑफ कोविड की वजह से। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, एज वी ऑल नो, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(b) के अंदर हमारे पास ये राइट है फंडामेंटल, दैट राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। सो हाउएवर द राइट, देखिए ये जो राइट है इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जो 19(2) के तहत मेंशन है, जिसमें बताया है कि इंटरेस्ट ऑफ सवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और इस सब को ना हैम्पर किया जाए, फाइन। तो बट राइट टू पीसफुल असेंबल पीसफुल का जो हमारे पास एक तरह से फंडामेंटल राइट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो 65th बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय द अनदर हैंड। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर 65th बीपीएससी में ही, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी कवर कर लेना है। अभी के लिए मैं आपको इतने ही क्वेश्चन दूंगी गाइस, और उसके अलावा अगर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नजर आएंगे तो मैं आप वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, फाइन। प्रीवियस ईयर्स के टेक अवे हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस कि बीपीएससी मोस्टली पॉलिटी का जो पार्ट है, देखिए आपके पास 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे पॉलिटी से और आपको 3 करने होते हैं। यहाँ पे आपको चॉइस ज्यादा नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, सिर्फ एक क्वेश्चन का आपको चॉइस मिलेगा कि हाँ आप 4 में से आपको 3 करने हैं। तो आपका कंडीशन ये होना चाहिए कि आपको 4 के 4 आने चाहिए, तब आप चूज कर पाओ कि हाँ मैं 3 ये अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, ओके। सो फंडामेंटल राइट्स आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को उठा के देखोगे, सिलेबस उठा के देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि ये कुछ फ्यू टॉपिक्स हैं जहां से नाउ एंड देन बीपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपीज हो गए, आपका प्रियम्बल हो गया, जुडिशियल रिव्यू, इंडियन फेडरलिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का ही नया कॉन्सेप्ट अब निकल कर आया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया आपका, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर हो गए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी आपका पूछ लिया जाता है अक्सर, इनफैक्ट 64th बीपीएससी में ही पूछा गया था एक्टिविज्म, ठीक है। प्रियम्बल आपका पूछा गया था 64th में, गवर्नर्स के रोल के बारे में पूछा गया था 64th बीपीएससी में। उसके अलावा आपका पावर एंड वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास इन इंडियन पॉलिटिक्स है, ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया है, राइट। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपका पूछा गया था 65th बीपीएससी में, राइट। उसके अलावा ई गवर्नेंस पूछा गया था,
और ये तो क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिस्कस इट्स अपॉइंटमेंट्स, पावर एंड फंक्शंस, कोएलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था 65th बीपीएससी में, दैट द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट नेशनलिस्टिक बट इट इज इंडिविजुअलिस्टिक। तो इस तरह से ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, इनके ऊपर अपने नोट्स बना लीजिए, ये टॉपिक्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। फॉर्डर मटेरियल देखिए आपके पास होना चाहिए फ्रेंड्स, मेरा ये टॉपिक्स आपको देने का मतलब यही है दैट आप फॉर्डर मटेरियल कलेक्ट कर लो, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, और खुद के बनाए हुए कुछ नोट्स होने चाहिए जब एग्जाम में इनसे रिलेटेड, जैसे प्रियम्बल से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आ जाए पर से, ठीक है। अगर आपके पास फॉर्डर मटेरियल है प्रियम्बल से रिलेटेड, आपको पता है प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल के की पॉइंट्स के बारे में आपको पता है, तो आप 4 पेज का अगर आंसर लिखना है तो आप 2-3 पेज लिख सकते हो फॉर्डर मटेरियल की मदद से। ऐसा ना हो कि आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको उसमें शॉर्ट शॉर्ट 2 ही आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। 2 अटेम्प्ट करने पे बहुत आप मेन से बाहर हो जाओगे, अटेम्प्ट तो आपको सारा करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स बहुत, 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अटेम्प्ट आपने करना है, जो वेटेज है मार्क्स का वो ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा, ये इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं उनके नोट्स बना लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हो, वहां पे मैं आपके आंसर्स को चेक कर दूंगी। फाइन, और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो काबिल हैं और वो भी आपके आंसर्स को चेक करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आंसर राइटिंग कंटिन्यूस रखें, ऐसा ना हो कि हैम्पर हो जाए, और उसको कंटिन्यूस रखिए गाइस, क्योंकि आपका जो मेंस है वो बहुत नज़दीक है। अब मार्च लगभग मिड मार्च है, और मार्च देखते ही देखते खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें त्योहार भी है, होली वगैरह भी आएगी। तो अप्रैल एंड मई, ठीक है, 2 महीने आपको मिलेंगे, जून में कभी भी आपका एग्जाम शेड्यूल हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड। मैं आपको ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी जो सेक्शन 2 है जीएस पेपर 2 का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगी। और जो भी गाइज मुझे लगता है टॉपिक्स आपसे नहीं हो पाएंगे, उनका मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।